Hello all of you, myself Tanna Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग. केमिस्ट्री कल्चर पे जितने भी लेक्चर्स हैं आपको समझ आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे. ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट विच इज थर्मोडायनेमिक्स. ओके, थर्मोडायनेमिक्स को आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. जितना भी मैं पढ़ाऊंगा एक लेक्चर में उतने नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे नोट्स. ओके, तो भाई देरी किस बात की, उठा लो कॉपी पेन, जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो अभी नोट करो. रफ कॉपी उठाना, जो कुछ इंपॉर्टेंट लगे वो अपने हिसाब से नोट करना और उन नोट्स से एक आइडिया लेके अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करना, जो कि आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे वो. ओके, और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर देना याद से. ओके, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का. हम लोग तो थर्मोडायनेमिक्स की बात हम लोग करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली है क्या. देखो, थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है. पहला थर्मो एंड द सेकेंड वन इज डायनेमिक्स. थर्मो मीन्स क्या होता है? थर्मो मीन्स हमारा होता है टेम्परेचर. टेम्परेचर, ठीक है. और डायनेमिक्स मीन्स होता है मोशन. ठीक है, मोशन कह लो, मूवमेंट कह लो, फ्लो कह लो, ठीक है ना, कुछ भी. ओके, अब टेम्परेचर को हम लोग हीट कह सकते हैं. टेम्परेचर को हीट कह सकते हैं एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो सीधी बात, टेम्परेचर हमारा एनर्जी से रिलेटेड है कि नहीं. टेम्परेचर को हम लोग हीट कह सकते हैं एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों को पढ़ना है द फ्लो ऑफ हीट या फिर मूवमेंट ऑफ एनर्जी या फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर. ठीक है ना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी का इंटर कन्वर्जन भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं. ठीक है ना, तो बेसिक सी जो सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट या मोशन ऑफ टेम्परेचर और इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है, ये हमारी थर्मोडायनेमिक्स की सिंपल सी एक डेफिनेशन हो गई, जिसमें हम लोग इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे और हीट ट्रांसफर के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक, अब देखो बात आती है कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़नी है भाई? क्यों इतनी मेहनत करनी है? क्यों पढ़ क्यों रहे हैं? इसका कुछ मतलब कुछ होगा, कुछ मोटिव होगा पढ़ने का. क्यों पढ़ाई जा रही है थर्मोडायनेमिक्स हमको? तो कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंस है हमारी थर्मोडायनेमिक्स में कि हमारी लाइफ में. ठीक है ना, तो वो चीजें हम लोग देख लेते हैं. ओके, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है यार, ये बेस बनाता है किसी भी चैप्टर का, समझ रहे हो ना. तो इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर आपका गया तो समझ लो आधा चैप्टर गया. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ एनी प्रोसेस. ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूं. टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ एनी प्रोसेस. अब ये प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस भी हो सकती है या फिर कोई केमिकल रिएक्शंस भी हो सकती है, यानी केमिकल प्रोसेस भी हो सकती है. देखो मेन चीज है, मेन वर्ड है यहाँ पे फिजिबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय फिजिबिलिटी? तो फिजिबिलिटी मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस हो सकती है या नहीं हो सकती है, फिजिबल है या नहीं है. मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है या कोई भी फिजिकल प्रोसेस है वो हो भी सकती है या नहीं हो सकती है.
उस चीज को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है, कोई रिएक्शन अगर हो रही है, वो हो सकती है या नहीं हो सकती, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उसके चांसेस क्या है होने के, उस चीज को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। दूसरा मेन पॉइंट क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है? टू प्रिडिक्ट दी yield of the product, yield of the product मतलब कि कोई भी रिएक्शन, पहले तो ये जानना है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन हो भी रही है तो वो किस एक्सटेंट तक होगी, मतलब कोई रिएक्शन हो रही है किस जगह तक जाएगी, कहां तक पहुंचेगी, कितना प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट इज द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, कितने एक्सटेंट में वो रिएक्शन कंप्लीट होगी, या कितने एक्सटेंट में वो कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करेगी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, और ठीक है ना, कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ये सारी चीजें हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, तीसरी चीज क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे रिलेशंस को डिड्यूस करते हैं। ठीक है ना। रिलेशंस जैसे राउल्ट्स लॉ हो गया, राउल्ट्स लॉ हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी चीजें हम लोग विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिड्यूस कर सकते हैं। इनके जो रिलेशंस होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे क्लास 12th में। ठीक है ना। राउल्ट्स लॉ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, ये सारी चीजें। देखो ये इंपॉर्टेंस हो गई, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए मजबूर करती हैं। मतलब हम लोग को मेहनत करनी है इस चैप्टर को पढ़ने में, भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना। अब देखो इंपॉर्टेंस की तो बात हो गई, अब कोई चीज है तो भैया उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी भाई? तुम में भी कमी है, हम में भी कमी है, सब में कमी है कुछ ना कुछ। तो थर्मोडायनेमिक्स कैसे छूटे? तो इंपॉर्टेंस तो हम लोगों ने पढ़ ली क्या है, लेकिन कमियां भी पढ़नी है, यानी लिमिटेशंस भी पढ़नी है, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब लिमिटेशंस क्या होती हैं? देखो थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को सबको पता है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज से डील करता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है ना। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिससे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डील करता है। लेकिन ये जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के लिए, मतलब मैक्रोस्कोपिक चीजों के लिए होता है। मैक्रोस्कोपिक चीजों के लिए, सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक चीजों के लिए, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए कोई भी चीज नहीं है। अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं ऑन एटम्स, तो वहां पे बहुत सारे एटम्स होंगे, अ ग्रुप ऑफ एटम्स आर देयर। ठीक है ना। तो ये पूरा मिलके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, इसके ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। एक पर्टिकुलर सिंगल एटम के लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या चीजों के लिए पढ़ सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के लिए पढ़ सकते हैं, नॉट फॉर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। अगर एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ना है तो वहां पे एक ग्रुप ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स होगा। किसी पर्टिकुलर एक सिंगल एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इन सब के लिए हम लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है ही नहीं। थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को पढ़नी है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या सिस्टम के लिए। ओके, पहला लिमिटेशन तो हो गया ये। दूसरे लिमिटेशन की बात करते हैं। अब देखो दूसरे लिमिटेशंस ये है ना कि जबरदस्ती निकालनी है, खोट निकालनी ही निकालनी है ना, खोट निकालनी है। कोई चीज बता रहा है तो वो तो देखनी है। अब वो क्या नहीं बता रहा है वो भी देखना है भाई,
है ना। तो ये चीज तो जबरदस्ती निकालने वाली है, बट लिमिटेशन है तो पढ़नी जरूरी है। अब हम सबको पता है कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, हमारे ये बताता है कि प्रोसेस होगी कि नहीं, फिजिबिलिटी को बताता है, फिजिबिलिटी को बताता है थर्मोडायनेमिक्स कि प्रोसेस होगी या नहीं होगी, ये तो बता देता है, लेकिन कितने टाइम में होगी ये नहीं बताता। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की कोई बात नहीं होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की कोई बात नहीं होती है हमारे थर्मोडायनेमिक्स में, कोई भी बात नहीं होती है रेट से रिलेटेड कि कितने टाइम में वो रिएक्शन कंप्लीट होगी, वो नहीं बताता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता कि कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगी, कितने टाइम में कितनी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन की कोई बात नहीं होती है इन थर्मोडायनेमिक्स। वो सिर्फ इतना बताता है कि हमारी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, अब कितने टाइम में होगी, कैसे होगी, ठीक है ना, वो सब रेट पे डिपेंडेंट है और वो थर्मोडायनेमिक्स नहीं डिफाइन कर पाता है। ठीक, थर्ड लिमिटेशन क्या हो गई, थर्ड लिमिटेशन अगर हम लोग देखें तो बेसिकली थर्ड लिमिटेशन में ये है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मोस्टली जितनी भी हैं वो किसी भी प्रोसेस के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। अब वो इनिशियल से फाइनल किस तरीके से जा रहा है उसके पाथ पे थर्मोडायनेमिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है मोस्टली केसेस में। मैं ये नहीं कह रहा सब केसेस में, मोस्टली केसेस में पाथ इंडिपेंडेंट होती है हमारी प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक्स को पाथ से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ठीक है ना, तो ये हमारी 3 लिमिटेशंस हो गई जो कि हमारी थर्मोडायनेमिक्स की हैं। अब देखो ये तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, मेन चीजें यहां से स्टार्ट हो रही हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है ना, तो मेन चीजें यहीं से स्टार्ट होंगी थर्मोडायनेमिक्स की। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने के लिए, उनको पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, उन इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ठीक है ना, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं जिनको सीखना जरूरी है थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़नी है आपको तो हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिस्टम और सराउंडिंग्स की, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम और सराउंडिंग्स की बात करते हैं। अब व्हाट इज अ सिस्टम, सिस्टम क्या है। देखो सिस्टम को समझने की कोशिश करना। देखो सिस्टम हमारा एक वो पार्ट है जिसको हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन लेके रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे आप लोग समझ लो, अगर आप लोग अपने फोन में या लैपटॉप में किसी भी चीज में हमारी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो वो वीडियो देखते टाइम जो आपका फोन है, लेट सपोज आप फोन में वीडियो देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, फोन चला रहे हो बैठ के, ठीक है, मजे कर रहे हो, तो वो फोन जो है ना उस टाइम पे वो आपके लिए सिस्टम है, क्योंकि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो लगातार। ठीक है ना, आप उसको ही देख रहे हो लगातार, आप फोन को ऑब्जर्व कर रहे हो, फोन में नजरें गड़ाए बैठे हो, फोन की ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और कुछ आपको समझ नहीं आ रहा आसपास क्या चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पबजी में लगे हुए हो। ठीक है, तो उस टाइम पे जो फोन है आपका वो आपका सिस्टम है। ठीक, जो फोन है आपका वो आपका है सिस्टम। फोन में पबजी खेलो, आपको आसपास का कुछ नहीं समझ आ रहा, सिर्फ आप फोन में लगे हुए, फोन को ही ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो फोन है हमारा वो सिस्टम हो जाएगा। अब फोन के अलावा आसपास जितनी भी चीजें हैं पूरी दुनिया में, फोन आपका सिस्टम हो गया। अब फोन के अलावा आसपास जो भी चल रहा है, मम्मी चिल्ला रही हैं कि बेटा मत खेलो, पढ़ लो थोड़ा, कॉपी किताबें जो भी कुछ है वो सब हमारा क्या है, सराउंडिंग्स। वो सब कुछ हमारा सराउंडिंग्स में आएगा। समझ रहे हो, मतलब जिस चीज को आप अंडर ऑब्जर्वेशन लिए हुए हो, जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके लिए वो सिस्टम है। बाकी सारी चीजें उसके अलावा आपकी सराउंडिंग्स में है। यानी सिस्टम प्लस
सराउंडिंग जब मिलता है तो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स बनता है। समझ रहे हो? मतलब सिस्टम वो चीज जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे पबजी के टाइम पे अपना फोन, ठीक, और सराउंडिंग्स उस फोन को छोड़ के सब कुछ, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, ठीक है ना, तो वो सराउंडिंग हो गया। आप सराउंडिंग में से वो सिस्टम, मतलब यूनिवर्स में से वो सिस्टम हटा दो तो हमारा सराउंडिंग्स बचेगा भाई। मतलब अगर पूरी दुनिया में से आप अपने फ़ोन को साइड में रख दो तो उस फ़ोन के अलावा जितना भी कुछ भी बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सराउंडिंग्स है और कुछ नहीं। इतनी चीज़ क्लियर हुई ना, सिस्टम और सराउंडिंग्स क्या है, समझ रहे हो ना? सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं? सिस्टम क्या है? जिसको आप अंडर ऑब्जर्वेशन लिए हुए हो, ठीक है, जिसको आप लगातार देख रहे हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आपके लिए सिस्टम का काम करेगा। और उस सिस्टम को छोड़ के जितना भी कुछ है आपके आसपास वो सब कुछ सराउंडिंग है, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग्स की बात क्लियर हुई, सिस्टम और सराउंडिंग्स की बात क्लियर हुई भाई, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो सिस्टम है ना वो हमारे 3 तरीकों के हैं, 3 तरीके के सिस्टम्स हैं हमारे। सिस्टम हमारे 3 टाइप के हैं। सबसे पहला सिस्टम है हमारा, वो है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। दूसरा सिस्टम हमारा वो है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। और तीसरा जो हमारा सिस्टम है वो है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये 3 टाइप के सिस्टम हैं। अब इन 3 टाइप के सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। तो देखो ओपन सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ओपन होगा। बीकर सही बना? नहीं बना, ठीक है ना, कुछ ओपन में बात हो रही होगी। तो देखो ओपन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जिसमें हीट और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो, हीट प्लस एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच। ये क्या है हमारा, ये हमारा है सिस्टम। ये बीकर है, अगर इसके अंदर कुछ रिएक्शन हो रही है और हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम। और इसके आसपास बाहर अंदर सब कुछ सराउंडिंग, सब कुछ सराउंडिंग्स, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, हीट और एनर्जी, सॉरी एनर्जी और मैटर, मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा। अब देखो किस तरीके से, अगर हम लोग यहां पे मान ले कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड है, अब इसको हीट किया जा रहा है या फिर इसका टेम्परेचर डिफरेंट है फ्रॉम सराउंडिंग्स, टेम्परेचर डिफरेंस है सराउंडिंग के साथ, या फिर इसको हीट करके इसका टेम्परेचर डिफरेंट कर दिया गया है, इसको हीट कर दिया गया है, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, ठीक। अब क्या होगा कि देखो इसका टेम्परेचर ज्यादा है और आप रख दिए हो आके इसको अपने सराउंडिंग्स में, तो क्या करेगा, इस वाटर की या फिर जो भी लिक्विड है इसकी वेपर्स क्रिएट होंगी, वेपर्स क्रिएट होंगी। अब वेपर्स कहाँ जाएंगी, वेपर्स हमारी जाएंगी सराउंडिंग में, तो वो वेपर्स हमारे इस लिक्विड को वेपर फॉर्म में लेके कहाँ जा रही हैं, सराउंडिंग्स में। यानी मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, मैटर हमारे सिस्टम से सराउंडिंग्स में जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, ठीक, तो उसमें हीट का भी ट्रांसफर होगा, हीट का भी ट्रांसफर होगा। अगर ये ज्यादा गर्म है, बाहर ज्यादा ठंडा है, तो हीट का ट्रांसफर अंदर से बाहर की तरफ होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ठंडा है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर टेम्परेचर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। जैसे अगर आप गर्म पानी रखो आके अपने सराउंडिंग्स में, तो क्या होता है, वो धीरे 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 करके ठंडा होता चला जाता है, ठीक है, ठंडा हो जाएगा। और बाई चांस ठंडा पानी रखो आके, तो वो धीरे धीरे करके गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो वो इसी वजह से होता है,
ठीक है ना, वो इसी वजह से ही होता है क्योंकि हीट का ट्रांसफर होता है। और मैटर का ट्रांसफर किस हिसाब से होगा कि अगर ये चीज गर्म है, ठीक, तो यहां से जो भी वेपर बनेंगी वो इस लिक्विड को लेके जाएंगी हमारे सराउंडिंग्स में इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक, इतनी चीज क्लियर होगी। मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है इन ओपन सिस्टम, दोनों का एक्सचेंज होता है विद द सराउंडिंग्स। इतनी चीज क्लियर हो गई। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी, मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। अब मैटर का ट्रांसफर किस तरीके से नहीं होगा? क्लोज सिस्टम कैसे बनाएंगे हम लोग? इस डिब्बे को ऊपर से बंद कर दो, ठीक। अब इसको ऊपर से बंद कर दिया, अब चाहे जितनी वेपर्स बने वो रहेंगे इस कंटेनर के अंदर ही, और ये कंटेनर हमारा क्या है? सिस्टम, ठीक। तो जितनी भी वेपर्स बनेंगी या जो भी होगा, जो मैटर होगा वो हमारा इसी के अंदर रह जाएगा, बट जो हमारी हीट होगी वो ट्रांसफर होगी। जैसे आप चाय बनाओ और अपनी केटल में डाल के उसको बंद कर दो और रख दो, वो कुछ टाइम बाद आप देखोगे थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर उसका कम होगा, यानी हीट का लॉस तो हो रहा है, लेकिन हमारा मैटर का कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। उसके अंदर जो भी वेपर्स बन रही होंगी वो उसके अंदर ही दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होके उस चाय में जा रहे होंगे, उसके अंदर ही, सिस्टम से बाहर नहीं जाएंगी, सराउंडिंग्स की ओर नहीं जाएंगी हमारा मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, यानी हीट का एक्सचेंज होता है, हीट का एक्सचेंज होता है, ठीक। अब आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम में ना हीट का ट्रांसफर होता है, ना ही हीट का ट्रांसफर होता है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, सॉरी, ना ही हीट का ट्रांसफर होता है ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम किस तरीके से बनता है? आइसोलेटेड सिस्टम कतई पैक, बिल्कुल, ना हीट ट्रांसफर हो रही है ना मैटर ट्रांसफर हो रहा है, कुछ भी ट्रांसफर हो नहीं रहा है, किसी भी चीज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। अब यहाँ पे कुछ भी डाल दो या भर दो, ना हीट अंदर से बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी, और ना इसका अंदर का मैटर अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से कोई भी मैटर बाहर से अंदर आ सकता है, यानी इसकी वॉल नॉट कंडक्टिंग वॉल्स है। और ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में वॉल्स कैसी थी? हमारी कंडक्टिंग थी, मतलब हीट को या टेम्परेचर को कंडक्ट कर सकती थी, ठीक है। ये हमारी वॉल्स नॉन कंडक्टिंग है, यानी इंसुलेटिंग वॉल्स है, इंसुलेटिंग वॉल्स है हमारी सिस्टम की, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है, इसकी वॉल्स जो है हमारी इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, ना ही हीट ट्रांसफर होगा ना ही मैटर का ट्रांसफर होगा। अच्छा, एक चीज और समझ लो कि हमारा एनर्जी का ट्रांसफर बेसिकली दो तरीकों से होता है। पहला हीट, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया किस तरीके से हो रहा है। दूसरा वर्क, वर्क के फॉर्म में भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अब वो किस तरीके से होता है समझते हैं, ठीक, किस तरीके से होता है वो समझते हैं। देखो, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम समझ आया कि किस किस तरीके से होता है। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर होगा, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही मैटर का ट्रांसफर होगा, सॉरी, ना ही मैटर का ट्रांसफर होगा। समझ आई बात ये, ठीक। आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। अब देखो, एनर्जी की दो तरीकों से हम लोग पढ़ सकते हैं एक्सचेंज। पहला हम लोग देख चुके हैं कि हीट की फॉर्म में किस तरीके से होता है, ठीक है। अब वर्क की फॉर्म में किस तरीके से होता है ये चीज देखो। एक हम लोग बीकर ले लो या कोई भी कंटेनर ले लो, ठीक।
अब इसमें हम लोगों ने गैस फिल करी, गैस, ठीक है ना, इसके अंदर गैस फिल्ड अप है हमारी, ठीक। ऊपर से हमने एक पिस्टन लगा दिया विच इज फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक। और ये जो पिस्टन है ना, ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है। इंसुलेटिंग मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक। और इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं, इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं वो भी इंसुलेटिंग है। तो हमको ये बताओ भाई कि ये सिस्टम जो है हमारा वो आइसोलेटेड सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है। देखो मैटर का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, वो हम सबको दिख रहा है, चारों तरफ से बंद है पूरा सिस्टम हमारा, पूरा सिस्टम हमारा चारों तरफ से बंद है, तो मैटर का ट्रांसफर तो नहीं होगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है क्या? एनर्जी का ट्रांसफर देखो मैंने बताया है कि ये चारों वॉल्स, ये पूरी कंटेनर की वॉल्स और ये पिस्टन, ये सब क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना है, यानी हीट कंडक्ट नहीं होगी, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं इसकी। तो भैया ये क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम या क्लोज सिस्टम? तो देखो कंफ्यूजन खत्म करो। अगर यहां पे कंटेनर के अंदर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो क्या होगा कि ये जो गैस है ये एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करेगी तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा। अब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये गैस जो है वो इस पिस्टन के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। सपोज करो आप गैस हो, आपके ऊपर कुछ है, आप उस चीज को ढकेल रहे हो, तो यू आर डूइंग अ वर्क, ठीक है ना, आप एक वर्क कर रहे हो, तो उस वर्क की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा, ठीक। अब वो एनर्जी का लॉस जो होगा वही बात हो रही है हमारी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की। जो भी इसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट होगी और लॉस होगा, ठीक है। अब यहाँ या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो ये पिस्टन नीचे दबेगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटरनल प्रेशर से ज्यादा है कंटेनर के, तो ऊपर से प्रेशर लगेगा अंदर और ये जो पिस्टन है वो नीचे आएगा। अब ये पिस्टन नीचे आ रहा है यानी एटमॉस्फेयर जो है वो इस पिस्टन के ऊपर वर्क कर रहा है, तो उसमें भी एनर्जी का चेंज होगा। तो वर्क की फॉर्म में भी एनर्जी का चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम जो है हमारा वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, इट इज अवर क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई भाई, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है विच इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम। अब हम लोगों ने तीन तरीके के सिस्टम तो पढ़ दिए, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। अब ये तीन तरीके के सिस्टम दो और तरीके से हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। देखो होमोजीनियस सिस्टम क्या होते हैं हमारे, होमोजीनियस सिस्टम वो होते हैं जिनमें हमारी कंपोजिशन थ्रूआउट द सिस्टम इज सेम, या फिर हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन विद फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, वो हमारी थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन सारी हमारी थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहे।
यानी अगर हम लोग कोई सिस्टम देखें, सपोज ये कोई सिस्टम है हमारा, अब इसमें कोई चीज है, कुछ भी है, लिक्विड मान लो, ठीक। अब उसकी जो फिजिकल कंपोजिशन है, मतलब केमिकल जो कंपोजिशन है, वो पूरी थ्रू आउट दी सॉल्यूशन एक जैसी रहे। जैसे कि हम लोग शुगर सॉल्यूशन को देखते हैं, शुगर सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग, तो ये शुगर सॉल्यूशन आप पूरा बकेट देख लो और उसमें से 1 चम्मच शुगर सॉल्यूशन लेके टेस्ट करो, तो उसकी जो मिठास होगी वो हर जगह सेम होगी, ठीक है, हर जगह सेम होगी। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हर जगह सेम होगी, चाहे यहाँ का पानी ले लो या चाहे यहाँ का शुगर सॉल्यूशन ले लो, चाहे यहाँ का शुगर सॉल्यूशन ले लो, चाहे यहाँ का ले लो, कुछ भी ले लो, वो हर जगह सिमिलर होगा, ठीक है। बट हम लोग हेट्रोजीनियस सिस्टम में देखते हैं कि हेट्रोजीनियस सिस्टम में भैया कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है, फेजेस होते हैं अलग अलग। जैसे एक लिक्विड हम लोगों ने ये डाला, ठीक, एक लिक्विड ये है नीचे, ओके, फिर दूसरा लिक्विड आ गया उसके ऊपर, ठीक है, दूसरा लिक्विड आ गया उसके ऊपर, तो यहाँ पे एक लेयर हम लोगों को दिख रही है कि यहां से लिक्विड चेंज हो रहा है, उसके नीचे लिक्विड दूसरा है, उसके ऊपर लिक्विड जा रहा है तो दूसरा लिक्विड आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फेज हो गया, उसके ऊपर और जाएंगे तो एक और लिक्विड चेंज कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे फेजेस दिखाई दे रहे हैं कि एक फेज ये ऊपर वाला है, एक फेज ये ऊपर वाला, एक फेज ये बीच वाला, एक फेज ये नीचे वाला, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों को किसमें दिखती हैं, जब हम लोग किन्हीं 2 इमिसिबल लिक्विड्स को एक दूसरे में मिलाते हैं, ठीक। जैसे वाटर प्लस ऑयल, पानी में आप लोग तेल को मिलाइए, वाटर प्लस ऑयल हो गया। पानी के अंदर आप लोग सैंड को मिला दीजिए, ठीक है ना, तो वो कुछ देर बाद नीचे बैठ जाएगी, नीचे आपको सैंड दिखेगी, ऊपर वाटर, ठीक है। तो फेजेस चेंज होते हैं, उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ ले रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो दोनों सेम नहीं होगी, क्योंकि दोनों लिक्विड ही चेंज है, दोनों चीजें ही अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है हेट्रोजेनियस सिस्टम में। तो होमोजेनियस सिस्टम के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एग्जांपल्स मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना, एनवायरनमेंट में सारी गैसेस प्रेजेंट है, हम सबको पता है, लेकिन हमको ये नहीं दिखता है कि भैया ऑक्सीजन यहाँ पे है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, फेज है उसके बीच में, पार्टीशन है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। और मिक्सचर ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स जो एक दूसरे में घुल मिल जाएं, 2 लिक्विड एक दूसरे में घुल मिल जाएं, ठीक है ना, अल्कोहल प्लस वाटर बनाओ पैक आराम से बैठ के, ऐसा तो नहीं होता ना कि दारू अलग दिख रही पानी अलग दिख रहा, नहीं ना, ठीक है। तो उस तरीके से होते हैं हमारे होमोजेनियस सिस्टम। हेट्रोजेनियस सिस्टम मैंने बता दिया, वाटर प्लस ऑयल, सैंड प्लस ऑयल, ठीक है ना, कुछ भी मिला दो, ओके। मिक्सचर ऑफ 1 और मोर सॉलिड्स, एलओएस बनते हैं जो हमारे, ठीक, तो वो हमारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं, ओके। उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हर पॉइंट पे सेम नहीं होती है, ठीक। अब देखो एक चीज मैं बताना भूल गया, जो सिस्टम और सराउंडिंग्स है ना, वो सेपरेटेड होते हैं हमेशा हमेशा, या तो बाउंड्रीज से, सिस्टम और सराउंडिंग्स जो भी है हमारे, वो बाउंड्रीज से सेपरेटेड रहेंगे। जैसे ये हमारा सिस्टम है, इसमें बाउंड्री है, या तो वो बाउंड्री दिख रही होगी या बाउंड्री इमेजिनरी होगी। अब देखो यहाँ तक सिस्टम है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी बाउंड्री है कि यहाँ तक हमारा सिस्टम है, इसके ऊपर नहीं है, इट हैज अ इमेजिनरी बाउंड्री, है ना, इट दिस कंटेनर हैज अ इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। तो इस इमेजिनरी बाउंड्री या जो भी हमें बाउंड्री दिख रही है, उससे सेपरेटेड रहता है हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग, वो सेपरेटेड रहेंगे, ठीक। इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हो गई भाई, होमोजेनियस सिस्टम हेट्रोजेनियस सिस्टम सब क्लियर, ठीक है। अब देखो भैया हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे बढ़िया से, मजे से। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करते हैं और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है।
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज which depends on the bulk behavior of the system, the bulk behavior of system, bulk behavior of system पे डिपेंड करती हैं। those properties which depends on the bulk behavior of the system, मतलब कोई भी सिस्टम है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि मैक्रोस्कोपिक आपको नाम से ही लग रहा है कि बहुत सारी चीजें होंगी, मतलब बड़ी चीज होगी, ऐसा नहीं है कि कुछ एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के लिए नहीं है, माइक्रोस्कोपिक थिंग्स के लिए नहीं है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमारे डील करते हैं विद द बल्क बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। बल्क बिहेवियर यानी उसमें जो कुछ भी है उसके पूरे के मतलब सारी चीजों को मिला के जो बिहेवियर शो करता है कोई भी सिस्टम, ठीक है ना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डील्स विद द बल्क बिहेवियर ऑफ द मैटर। ठीक है, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, मास हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, डेंसिटी हो गई। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है, बल्क बिहेवियर पे, मतलब सब जो भी सिस्टम में जितना भी प्रेजेंट है उस सब का बिहेवियर मिला जुला के जो प्रॉपर्टीज बनती हैं वो हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। जैसे प्रेशर है, प्रेशर हर एटम, अगर बहुत सारी कोई गैस ले लो, गैस के की अगर आप लोग बात करें, इस कंटेनर में गैस है, ठीक, अब गैस तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, और वो इन वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे अपने मूवमेंट के थ्रू, इन वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। अब इन वॉल्स पे जब प्रेशर लग रहा है तो वो क्या, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक एटम या मॉलिक्यूल लगा रहा होगा गैस का, सारे लोग कोशिश कर रहे होंगे भैया, तो वो सब से मिलके जो प्रॉपर्टीज अराइज होंगी वो हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। टेम्परेचर किसी एक चीज का थोड़ी ना, पूरे का देखेंगे हम लोग, ठीक है। वॉल्यूम पूरे सिस्टम में जितना कुछ प्रेजेंट है उसके हिसाब से वॉल्यूम होगा हमारा, मास भी उसी के हिसाब से होगा, उसकी डेंसिटी भी उसी के हिसाब से होगी, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी बल्क बिहेवियर से निकल के आती हैं, जिनको हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमारी दो चीजों में डिफाइन है, दो चीजों में सब डिवाइडेड है कह लो, ठीक है, सब डिवाइडेड है। Macroscopic properties are subdivided in two parts. The first one is extensive and the second one is intensive. Extensive or intensive properties. Extensive and intensive properties. देखो अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। तो व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिपेंड करती हैं किसी भी सिस्टम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर और साइज ऑफ सिस्टम प्रेजेंट, ठीक है, which depends on the amount of matter and size of the system, ठीक है। ये हमारी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेंगी, साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेंगी। जैसे जैसे वॉल्यूम हो गया हमारा,
ठीक है। वॉल्यूम हो गया हमारा, मास हो गया हमारा, ठीक, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गई, डेंसिटी हो गई, ये तो कुछ कॉमन चीजें हैं। अच्छा एक चीज आप लोग देख लो, जितने भी एनर्जी के टर्म्स होते हैं मैं आपको बता देता हूं, जितने भी एनर्जी के टर्म्स होते हैं, चाहे वो इंथैल्पी हो, एंट्रोपी हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो, आहा भाई ये सारी चीजें इसी चैप्टर में मिलेंगी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, सब कुछ, और बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं सारे, ठीक है। एनर्जी के जितने भी टर्म्स हैं वो सारे हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आते हैं, इंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आती हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी। हीट कैपेसिटी क्या है? एनी बॉडी। अब वो क्या कह रहा है कि हमको जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी बॉडी की 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ठीक, 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, किसी भी बॉडी के 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। अब वो बॉडी बड़ी है छोटी है ना, वो तो उस बॉडी के साइज पर डिपेंड करेगा ना कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर वो बॉडी छोटी है तो उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमको, अगर बॉडी बड़ी है तो उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमको। तो एनर्जी, ये हीट कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? उस बॉडी के साइज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो साइज ऑफ द सिस्टम डिपेंड कर रहा है, ठीक। अब देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। वो हमारी do not depend on amount of matter present, amount of matter present, वो उस पर डिपेंड करती ही नहीं है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। अब देखो टेम्परेचर क्या, अब टेम्परेचर आपके पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर आप लो, या फिर एक किसी छोटे से अमाउंट का सिस्टम ले लो। मतलब जैसे ये आपका सिस्टम है पूरा, समझ लो ये पूरा आपका सिस्टम है। अब या तो आप पूरे सिस्टम का टेम्परेचर देखो या फिर उसका छोटे से पार्ट का टेम्परेचर देखो। टेम्परेचर आपका दोनों टाइम पे सेम ही रहेगा, ठीक है। प्रेशर भी उतना ही, प्रेशर आप पूरे कंटेनर का देखो या किसी एक सिंगल पॉइंट पे देख लो, ठीक है। तो वो भी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी, ओके। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन पूरे लिक्विड की देखने की क्या जरूरत है? विस्कोसिटी पूरे लिक्विड की देखने की क्या जरूरत है भाई? एक पॉइंट पे देख लो, उसके अकॉर्डिंग सबका पूरे का निकाल लो, है भाई। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारी नहीं डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ मैटर पे। यहाँ पे जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में है वो हीट कैपेसिटी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी इंटेंसिव कैसे हुई भाई? इंटेंसिव कैसे हुई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैसे हुई? क्योंकि हीट कैपेसिटी तो एक्सटेंसिव है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी एक्सटेंसिव होना चाहिए था, वो इंटेंसिव क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पे स्पेसिफिक लग गया है। स्पेसिफिक, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। बेसिकली हम लोग ये चीज गैसेस के रेस्पेक्ट में यूज करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो गैसेस में, ठीक। तो 1 मोल के लिए बतानी है हमको, स्पेसिफिक है ना, 1 मोल के लिए बतानी है। अब 1 मोल के लिए बतानी है, आप उसमें 10 मोल लो, चाहे 20 मोल लो, चाहे 50 मोल लो, उससे कोई मतलब नहीं है।
आपको बतानी सिर्फ 1 मोल की ही है, ठीक है। तो स्पेसिफिक लग गया, बतानी सिर्फ 1 मोल की है। अब उसमें आधा मोल लो, 1 मोल लो, 2 मोल लो, 5 मोल लो, 10 मोल लो, जितने भी मोल लो, उससे कोई मतलब नहीं है। बतानी सिर्फ कितने की है, 1 मोल की। तो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई, ठीक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई, ठीक। अब यहाँ पे एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एनर्जी के टर्म्स हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट मोलर एनर्जी, मोलर एनर्जी क्या होती है, मोलर एंथैल्पी हो गई, मोलर एंट्रोपी हो गई, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, ठीक है। तो मोलर एंथैल्पी क्या, द एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस आप 1 मोल ले लो चाहे 10 मोल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको बतानी कितने की है, सिर्फ 1 मोल की, आपको बतानी है सिर्फ 1 मोल की। तो भैया वो हो गए हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मोलर एनर्जी अगर आपको कहीं भी मिल जाए, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, ठीक है ना, तो आपको क्या बतानी है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अगर एनर्जी है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अब और यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे जितने भी हैं वो सारे हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मास बाय मास रेशियो, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जितने भी हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी आते हैं, ठीक है। जैसे मोलैरिटी देखो, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, सॉरी, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक। अब देखो यहां पे आप लोग सोच रहे होगा कि भैया मास तो जो है वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये भी नीचे वाली भी मास है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो भैया ये मोलैरिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे हो गई, मोलैरिटी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे हो गई। तो एक नोट डालो और लिख लो, डालो नोट, कभी भी अगर आपको दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिवीजन मिले, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिवीजन मिले, तो वो ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिवीजन मिले तो वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ही शो करेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज लिख लीजिए, ठीक है। बाकी और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने खुद दे दिए हैं, ठीक है। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका ध्यान रखना। एनर्जी और मोलर एनर्जी इसका ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज ऑलवेज इंटेंसिव, ठीक है। ये चीज मैंने बता दी। तो यही थी हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। पूछ लिया जाएगा आपसे कि कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आपको बताना पड़ सकता है, ठीक। तो ये हमारी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। नाउ बात करते हैं एक और बेहतरीन सी चीज की, एक और बेहतरीन से टॉपिक की, ओके। देखो एक और अच्छी सी बात करते हैं जो कि है हमारी स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। स्टेट वेरिएबल या फिर स्टेट फंक्शन की, स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन, ओके। हाँ, स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन। देखो स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, ठीक। तो स्टेट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं, वो हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं
the macroscopic properties which define a state of a system called as state variables। देखो, कुछ भी प्रॉपर्टीज, कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी भी सिस्टम के एक पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करती है, जैसे आप की कोई रिएक्शन हो रही है, लेट्स से A + B C + D, एक कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, ठीक, मान लो। अब इस रिएक्शन का टेम्परेचर होगा कुछ, इस रिएक्शन का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे ये रिएक्शंस वर्क कर रही होंगी, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम में ये रिएक्शन वर्क कर रही होंगी, जो भी कंटेनर है उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी स्टेट वेरिएबल्स होती हैं, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती हैं कि वो कितने टेम्परेचर पे है, कितने प्रेशर पे है, कितनी वॉल्यूम है उसकी, है ना, कितने कंपोजिशन है उसका, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है हमारी वो स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन कहलाती हैं, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी सिस्टम हो, जैसे ये सिस्टम है तो इसमें तो बहुत सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ना, डेंसिटी है और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी यार, लिक्विड में सरफेस टेंशन है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी स्टेट को डिफाइन करने के लिए सारी प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करनी पड़े, सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना जरूरी नहीं होता है। मेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हमारी हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंपोजिशन। ये चार मेन हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक, ये चार इंपॉर्टेंट हैं। अब इन चारों को अगर आप लोग डिफाइन कर दो तो बाकी की जो प्रॉपर्टीज है वो इन चारों से ही इंटर रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन क्या होते हैं हमारे, वो फंक्शन या वो वेरिएबल्स जो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेट को डिफाइन करते हैं किसी भी, वो हमारे स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या फिर कंपोजिशन। अब अगर सिर्फ एक होमोजीनियस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, सिर्फ होमोजीनियस सिस्टम, अगर हम लोग होमोजीनियस सिस्टम की बात करते हैं तो होमोजीनियस सिस्टम के लिए आपको ये चार भी पर्टिकुलरली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे होमोजीनियस सिस्टम यानी सेम फेज है उसका, ठीक, तो होमोजीनियस सिस्टम के लिए आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया, लेट्स से टेम्परेचर को डिफाइन कर दिया, तो बाकी के जो प्रेशर, वॉल्यूम और बाकी के जो हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं वो इसी से इंटर रिलेटेड हैं। कैसे, आओ देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल देख लो आइडियल गैस का, आइडियल गैस का आप लोग एग्जांपल ले लो। अब आइडियल गैस में हम सबको पता है कि आइडियल गैस की एक इक्वेशन होती है PV = RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV = RT। अब देखो टेम्परेचर आप लोगों ने डिफाइन कर दिया है, टेम्परेचर आप लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड है, अब टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रेशर और वॉल्यूम भी घटेंगे बढ़ेंगे एक पर्टिकुलर यूनिट के साथ, समझ रहे हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ प्रेशर और वॉल्यूम भी हमारे कम होंगे या ज्यादा होंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्योंकि इनमें रिलेशन है, ठीक है। तो होमोजेनियस सिस्टम के लिए भी जरूरी नहीं है कि हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ डिफाइन करें, ठीक है। बट बेसिकली जो हमारी चार प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंपोजिशन की होती हैं स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन के केस में, ठीक। अब स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल एक्चुअल में किस चीज पे डिपेंड करते हैं ये चीज समझनी है, ठीक है, किस चीज पे हमारे डिपेंडेंसी होती है इन लोगों की, ओके।
तो देखो जो भी हमारे स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन हैं उनको पाथ से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल जो भी हैं हमारे, वो पाथ से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उनको सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से मतलब होता है, ठीक है। अगर हम लोग चेंज निकालें किसी भी चीज का, एनर्जी का चेंज निकालें, एनर्जी का अगर चेंज निकालें तो वो E फाइनल माइनस E इनिशियल, मतलब फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे ही डिपेंड करेंगे, किस रास्ते से पहुंचे हैं, किस पाथ से पहुंचे हैं। पाथ फॉलोड इज नॉट अ बिग डील फॉर स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट फंक्शन, ठीक है। स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन के लिए पाथ कोई मायने नहीं रखता है, पाथ का कोई भी हाथ नहीं है। अब देखो जैसे आपको लेट्स से आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, लेट्स से आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो आपके पास रास्ते क्या है, या तो आप बाय रोड जाओ, ठीक, या तो आप बाय एयर जाओ प्लेन से, ठीक, या आप बाय ट्रेन जाओ। आपके पास 3 रास्ते हैं भाई। अब आप किसी से भी जाओ, आपको जिसने बुलाया है दिल्ली में उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा आप किससे आए हो, आप आए हो यहाँ तक, आपको वो मैटर करता है उसके लिए, ठीक है ना। तो लखनऊ हमारा इनिशियल स्टेट, दिल्ली हमारी फाइनल स्टेट, बीच में आप पाथ कोई भी लो, कोई भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन को, ठीक है ना। सपोज करो स्टेट वेरिएबल ने आपको यहाँ पे दिल्ली में बुलाया है, तो उसको आप क्या मतलब है, उसको इतना पता है कि आप लखनऊ से चलोगे और दिल्ली में आओगे, लखनऊ से चलोगे और दिल्ली पहुंचोगे। अब उसको ये नहीं मतलब है कि आप किसी चीज से आ रहे हो, रोड से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, बस एयरवेज से आ रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसको। वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंडेंट है, उसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से ही मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है ना। तो वो हमारे स्टेट वेरिएबल होते हैं और स्टेट फंक्शन होते हैं। एग्जाम्पल, प्रेशर हो गया डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है ना। डेल्टा टी टेम्परेचर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो फाइनल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही ये सारी चीजें हो रही हैं। एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, डेल्टा एच इज एंथैल्पी, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। डेल्टा एस एंट्रोपी, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ठीक है ना। तो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम पे डिपेंड कर रही हैं, उनको पाथ फॉलोड से कोई मतलब नहीं है, पाथ फॉलोड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात हो गई। अब देखो एक है हमारे स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल की बात हो गई। अब एक चीज है जो कि है पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, इसको पाथ से लेना देना होता है, इसको पाथ से लेना देना है। पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन इज ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। पाथ फंक्शन जो है हमारे वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो हमारे पाथ फॉरवर्ड पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। पाथ फॉरवर्ड, जैसे फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, लखनऊ से दिल्ली गए बाई रोड, एयर, ट्रेन, ठीक। अब ये समझ लो पाथ फंक्शन क्या है, जैसे आपके पैसे रुपीज, ठीक, रुपीज, इस केस में आप लोग रुपीज देखो, ट्रेन से गए सबसे सस्ते में पहुंच जाओगे, लेट से 100 रुपए में पहुंच गए, सिर्फ सोच रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ठीक है ना, 100 रुपए में। रोड से गए तो भैया हमारे 300 रुपये लग गए, एयरवेज से गए तो हमारे भैया 1000 रुपया लग गए। तो
हमारी जो जेब है, हमारे जो रुपए हैं, उनको फर्क पड़ता है कि हम किस रास्ते से दिल्ली पहुंचेंगे, ठीक है ना। किस रास्ते से दिल्ली पहुंचेंगे वो डिपेंड करता है रुपीस पे, कितने रुपए हैं हमारे पास, ठीक है ना। 100 रुपए खर्च करेंगे तो भैया ट्रेन से जाएंगे, सबसे सस्ते में पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारे रुपीस हैं वो हमारे पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो रुपीस क्या होगा इस केस में, हमारे पाथ फंक्शन, समझ रहे हो भाई। रुपीस क्या होगा, हमारे पाथ फंक्शन होगा। तो पाथ फंक्शन क्या होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं, ठीक। पाथ फंक्शन हमारा मोस्टली वर्क होता है, वर्क डन विच डिपेंड्स ऑन दी पाथ। वर्क डन हमारा पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। हीट हमारी पाथ पे डिपेंड करती है, ओके। हीट हो गया, वर्क हो गया, ये सारे हमारे पाथ फंक्शन है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हो गई भाई। तो अगर इतनी चीज भैया क्लियर है आपको, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुछ और बढ़िया चीजों के बारे में बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। टिल देन, जय हिंद।